तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़े हम लोग, याद है आपको? हाँ, ये जो है सो कि लास्ट हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही किए थे ना। और हमने ये समझा था कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, रॉड जो मेटल रॉड होता है और जो उसका सॉल्यूशन होता है, उन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और उसको एक्यूरेसी के साथ 100% करेक्ट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन और मेटल रॉड के इंटरफेस के साथ साथ उस वायर का भी इंटरफेस मिलता है, जिसको सर्किट पूरा करने के लिए उसी सॉल्यूशन में हम डिप करते थे, डुबाते थे, है कि नहीं? तो उसमें कुछ एरर आता है, लेकिन वहाँ पे ये भी बताया गया था कि अगर सॉल्यूशन और मेटल रॉड का जो इंटरफेस आ रहा है, मतलब विलियन और जो उसके अंदर आप रॉड डुबाए हो उसका जो इंटरफेस आ रहा है, उसके अलावा बाकी सब इंटरफेस का, जितने सारे इंटरफेसेस आ रहे थे, सबका अगर पोटेंशियल डिफरेंस सम अप करके 0 मान लें, तो जो वोल्टमीटर दिखा रहा है हम लोग ये मान सकते हैं कि वो किसका दिखा रहा है, सॉल्यूशन और मेटल रॉड का जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस दिखा रहा है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा है। आई बात समझ में? हाँ, ये बात और 100% क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब पूरी बात समझ में आ जाएगी जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी SHE। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे जो है सो कि ये हम लोग करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालना है, क्या उसमें एरर आता है, और निकालेंगे भी तो क्या हमको एज्यूम करना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, ये तो हमने कर लिया। लेकिन जब एक सेल बनाते हैं जिसमें एक दो हाफ सेल होते हैं, तो अगर एक सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला आएगा, क्या तरीका आएगा। उसके लिए सबसे पहले हमको ये रिलेशन समझना पड़ेगा कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग जो तरीका अपनाएंगे उसमें एक हमको रिलेशन चाहिए, और वो किसके किसके बीच रिलेशन चाहिए, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग ई से दिखाते हैं, ध्यान रखना है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? कितनी बार बोल चुका हूं ये। और गिब्स एनर्जी कल इस पे हल्का सा मैंने डिस्कशन भी किया था आपके साथ। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं आपको एक थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी, जो गिब्स एनर्जी में चेंज होता है, डेल्टा जी में जो परिवर्तन होता है उसका निगेटिव जो होता है वो इक्वल होता है किसके, नॉन पीवी वर्क बाय द सिस्टम। और पीवी वर्क क्या बताया था मैंने, आपको याद है? हाँ, कल जो प्रेशर वॉल्यूम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था वो चीज है। या आप नहीं भी पढ़े हो, या फील नहीं हो रहा, या कल क्लास एब्सेंट कर दिए हो, या नहीं भी ये इक्वेशन मिला पहले कभी, तो बस इतना ध्यान में रखो कि ये इक्वेशन का हम लोग खूब सारा इस्तेमाल करने वाले हैं और ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये आप मान के चलो कि डेल्टा जी मतलब एक तरह कह लो कि मैंने क्या बताया था कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम की कुछ है पहले, वो कोई वर्क डन करेगा, तो वर्क डन करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, तो ऐसे समझ लो कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करोगे तो कुछ आएगा, वो है चेंज इन गिब्स एनर्जी। आई बात समझ में? और जो सिस्टम के अंदर एनर्जी चेंज आएगी तो कब आएगा, जब कोई वर्क डन करेगा। आप जब वर्क करते हो, कार्य करते हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। आई बात समझ में? यहाँ पे नॉन पीवी वर्क लेना है, मतलब इसमें प्रेशर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मान लो एक आप बैटरी इस्तेमाल करते हो, सर्किट लगाते हो, बल्ब जलता है, तो वहां पे कौन सा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। जैसे आप ये चीज पढ़े भी हो और इसका इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे भी कौन सा, जैसे हम लोग यहाँ पे भी बराबर क्या जानते हैं, W/Q। ध्यान से सुनना, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ मैं एक सर्किट बनाता हूँ, एक बल्ब लगा दिया मैंने इसके अंदर, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और इसके अंदर जो करंट चल रहा है I, वो है 2 एम्पियर का करंट। और मैं आपको टाइम दे देता हूं कि 2 सेकंड तक हमने बस इस V वोल्ट के बैटरी से, चलो इस वोल्टेज को भी दे देता हूं कि यहाँ जो मैंने बैटरी लगाया वो 10 वोल्ट का है। कितने का है? इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। और इस 10 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस वाले बैटरी से इस वायर, इस सर्किट के अंदर हमने 2 एम्पियर करंट देखा, ऑब्जर्व किया, और वो कितने सेकंड तक फ्लो करवाया, 2 सेकंड तक। तो फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ, विद्युत कार्य कितना हुआ,
तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो V बराबर W बाई क्यू, तो V इंटू क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा? W। तो आप ये निकालो कि ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का जो बैटरी है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो बैटरी है, इस सर्किट के अंदर 2 सेकेंड में कितने चार्ज को चलाया है, कितने चार्ज को घुमाया है। तो मुझे लगता है आप सभी लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में I बराबर क्यू बाई टी पढ़े होंगे, विद्युत धारा I बराबर क्यू बाई टी पढ़े होंगे। तो इसमें करंट कितना चल रहा था? 2 एम्पियर का, तो 2 रख दो। क्यू तो आपको फाइंड आउट करना है, टी कितना है? 2 सेकेंड तक, 2 दूना 4, यानी ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी 2 सेकेंड में इस परिपथ के अंदर कितने चार्ज को घुमाया है? 4 कूलम आवेश को घुमाया है। आई बात समझ में? तो अगर 4 कूलम आवेश को घुमाया है तो 4 कूलम आवेश यहां रख दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना था? 10, ये आपका आ जाएगा W, यानी इस बैटरी ने कितना वर्क डन किया? 40 जूल का। ये है विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या यहाँ प्रेशर कोई है? कोई वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं। तो ये प्रेशर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पीवी वर्क नहीं है। तो ये हम लोगों का नॉन पीवी वर्क है। तो जो एक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, जो विद्युत कार्य होता है, वो आपका नॉन पीवी वर्क होता है। और जब भी नॉन पीवी वर्क होता है किसी सिस्टम के द्वारा, बाय द सिस्टम यहाँ लिख सकते हो आप, वो क्या होता है? चेंज इन गिव्स एनर्जी का निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ये जितना कम होगा उतना ही सिस्टम के द्वारा वर्क डन क्या होगा? ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है सो कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल W। तो W क्या है? वर्क डन है। और कौन सा वर्क डन है? तो प्रेशर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होना चाहिए, नॉन पीवी वर्क होना चाहिए ये। अब यहाँ पे किसकी बात चलेगी? हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करना है तो आपके दिमाग में वो डायग्राम चलना चाहिए जो मैंने पिछले क्लास में बनाया था, कितनी बार बना चुका हूँ। यहाँ पे आप ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लो, इसके अंदर जिंक रॉड डिप कर दो, और यहाँ से मैंने एक सर्किट बनाया था कल वोल्ट मीटर वाला, याद है आपको? हाँ, ऐसे बनाया था कुछ, और एक सॉल्यूशन में ला करके ऐसे वायर डिप किया था। तो ये डायग्राम आप थोड़ा दिमाग में इमेजिन कर लो, या अगर कॉपी में आपने बनाया है तो उसको निकाल के एक बार देख लीजिए। मैं उस डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो सोच के देखो, उस सर्किट के अंदर जो वर्क डन होगा, जो मेटल रॉड पे पोटेंशियल था, जो सॉल्यूशन में पोटेंशियल था, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस था। जैसे ही स्विच को हम लोग वहां पे ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, क्या होगा? उसके अंदर एक करंट आ जाएगा। तो करंट होगा तो कौन सा वर्क होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो क्या है? नॉन पीवी वर्क है। तो वो जो नॉन पीवी वर्क है, यानी यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, जो विद्युत कार्य है, इंग्लिश वाले लिखेंगे अपना इलेक्ट्रिकल वर्क, जो विद्युत कार्य है, विद्युत कार्य एक नॉन पीवी वर्क है, नॉन पीवी कार्य है। ठीक है, अगर ये जैसो कि नॉन पीवी वर्क है इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या मिला हमको? Q इंटू वी। यहां से इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना हो तो Q इंटू वी। इसका मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे? कि अगर आप V वोल्ट का बैटरी इस्तेमाल करते हो, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करते हो, तो ये कितने चार्ज को चला रहा है, कितने चार्ज को घुमा रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे देगा? इलेक्ट्रिकल वर्क दे देगा। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, वो जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, जो मैं यहाँ पे अभी डायग्राम भी बनाया था, हल्का सा हिंट्स किया था कि कौन सा डायग्राम दिमाग में लाना है, आप मुझे बताओ। वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको किससे दिखाते हो आप? ई से दिखाते हो। तो यहाँ वी की जगह हम लोग ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? W इज इक्वल Q इंटू ई, Q इंटू ई। ये कहां से है, समझ में है? दूसरी बात, अब है चार्ज की बारी। तो उसके अंदर कितना चार्ज घूमेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे जब आप फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करोगे ना, फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करोगे, तो कितना एम्पियर का करंट कितने सेकंड तक फ्लो हुआ, तो आई और टी के हेल्प से आप क्यों निकाल लोगे? कितने एम्पियर का करंट कितने सेकंड तक चला इस सर्किट के अंदर, तो इसकी सहायता से आप फाइंड आउट कर सकते हो चार्ज कितना चला, इस बैटरी ने कितने चार्ज को चलाया, और वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करके आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इन केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल के लिए यहां पे जब आपको चार्ज कैलकुलेट करना होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ई है, देखो इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं, इसीलिए मैंने 50 बार से बोला होगा, तीनों 4 लेक्चर मिला करके मैंने, कि बार बार ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, कि वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके वजह से जो उसमें चार्जेस घूमेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे उसको कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ करंट और टाइम का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसे निकालते? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमने बोला कि भाई स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रॉन 1 मोल उस सर्किट के अंदर घूम गया।
2 मोल इलेक्ट्रॉन घूम गया, 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में जो है सो कि घूमा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितने चार्ज को वहां पे घुमाएगा उसको नंबर से फाइंड आउट करेंगे। और नंबर से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। भले ही फिजिक्स का ही फॉर्मूला है, Q बराबर NE। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है हम लोगों को। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 10 5 20 50 100 1000 होगा तो फिर तो नंबर से आप कर लोगे, लेकिन एक डेटा बार बार यूज होगा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो हम लोग उसको एक निकाल के तैयार कर लेते हैं और उसको डेटा के तौर पे याद भी कर लेते हैं। उसका एक सिंबल भी है, उसको ध्यान रखेंगे। तो आप सोचो कि अगर मैं बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर घूमा इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, सपोज कर लो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन घुमाया गया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ n का मतलब कितना आएगा बताओ, 6.022 गुना 10 का पावर 23। सही है ना? 1 मोल में कितना होता है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान सुनना, अब मैं इन सबको मिटा रहा हूं, ये बस समझाने के लिए था। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 6.022। या ऐसे लिख लो, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसमें मल्टीप्लाई कर लो किसे, हाँ ये हुई ना बात, एवोगाड्रो नंबर से। इसका वैल्यू पता है ना, अभी तो बोल रहे थे हम लोग। हाँ, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप, जब मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, इसका वैल्यू रख करके 6.022 गुना 10 का पावर 23, जब डेटा पूरा निकालोगे, मैं एक बार लिख ही देता हूं, क्या पता कई लोगों को ध्यान ना हो। ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाई 6.022 गुने 10 का पावर 23, ऐसा कुछ। तो ये टोटल कूलम में ऐसे चार्ज आ जाएगा। इसको आप जिस दिन कैलकुलेट करोगे उस दिन आपका आ जाएगा अप्रॉक्स, आ जाएगा ये कितना आएगा बताओ, 96,500 इतना कूलम। एक बार चेक कर लो आप, मतलब 96,400 कुछ आएगा, 480 84 ऐसे कर कुछ आएगा, लेकिन उसके अप्रॉक्स आप 96,500 मान सकते हो। इसीलिए मैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स का साइन लगा रहा हूं। कर लिया? कितना आया? आ रहा है? तो ये कितना आएगा, लगभग 96,500। तो हमने इसको एक सिंबल दे दिया, इसको हमने बोला 1 फैरेड चार्ज। कितना बोला? और मुझे लगता है ये भी नाम सुना सुना सा है, 1 फैरेड चार्ज। ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, और ये जो चार्ज होता है इसको हम लोग अप्रॉक्स मान के चलते हैं 96,500 कूलम, और इसका एक सिंबल दिया गया है क्या, 1 फैरेड। कितना? 1 फैरेड कहते हैं। तो याद रखना, पूछा जाए कि 1 फैरेड बराबर कितना कूलम, 96,500 कूलम। तो ये जो F आपको दिख रहा है ना, ये ध्यान रखना, F एज ए कांस्टेंट भी यूज होता है और एज ए यूनिट भी यूज होता है। एज ए कांस्टेंट भी यूज होता है, एज अ यूनिट भी यूज होता है। अब कांस्टेंट और यूनिट आप कंफ्यूज कर रहे हो। कांस्टेंट मतलब जैसे पाई का मान क्या होता है, 22 बेटा, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो अगर मैंने कहीं लिख दिया F 1 फैरेड ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या, इसका इतना कूलम चार्ज। आई बात समझ में? और कहीं फैरेड लिख रहे हो तो मात्रक की तरफ इस्तेमाल होता है, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, याद करो सही से। वहां पे फैरेड का मतलब रखते हो क्या, ये वाला नहीं रखते ना, वो तो एज ए मात्रक इस्तेमाल होता है। सुनाई दे रहे? तो ये मात्रक की तरह भी यूज होता है और कांस्टेंट की तरह भी यूज होता है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो अब मान लो अगर कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमको ये पता चल गया कि 1 फैरेड चार्ज होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नहीं पता वो कितना घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, और मोल के टर्म्स में ही बात होगी केमिस्ट्री के अंदर, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि n मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें घूमेगा, या n मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं n इंटू एफ। तो अगर उसके अंदर अगर n मोल इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो कहानी क्या बनेगी, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, अब Q के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, NF रख सकते हैं। आया समझ में? NF और E क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन से आप आ जाओ और यहां लिखो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल कितना,
ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा यहाँ पर कितना होगा, NFE निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर रख दो, नॉन व्यूअर कितना आ गया, NFE आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो NFE, और यहाँ पे माइनस इधर जो दिख रहा है इसको इधर भेज दो, थोड़ा सा पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल माइनस NFE, और यही हमको चाहिए था, यही हम चाहते भी थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और जो गिब्स एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है, उसमें एक रिलेशन आ जाए। कंफ्यूज नहीं हो आप, इसलिए मैंने इसको बाउंड्री कर दिया, थोड़ा सा ये साइड में करना है आपको, बाकी उधर का काम उधर कीजिए। हो गया। अब इस रिलेशन से आप एक बड़ा अच्छा चीज देख सकते हो कि मान लो कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है तो इस रिलेशन से एक चीज आपको दिखेगा क्या, कि ये जो NF है, ये जो NF है ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक से देखो, NF तो कांस्टेंट हो गया ना, ये क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कोई वोल्ट मीटर नहीं चाहिए, कोई पोटेंशियोमीटर नहीं चाहिए, अगर आपको ये पता है कि वहां पे चेंज इन गिब्स एनर्जी कितना हुआ, वो कितना डिक्रीज किया, वो कितना कम हुआ, तो बता सकते हो कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। और यहां से ये भी समझ में आता है कि अगर इसका वैल्यू बदलेगा, डेल्टा जी का वैल्यू बदलेगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलेगा। ये बात समझ आ रही बात। तो जितने सारे फैक्टर पे ये डिपेंड करता होगा, जितने सारे कारक पे ये डिपेंड करता होगा, उन सभी फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता होगा। ये बात पल्ले पड़ रही है, नहीं आ रहा समझ, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग चाहे अगर तो डेल्टा जी के हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ फारेड तो कांस्टेंट है, इन नंबर ऑफ मोल्स है इलेक्ट्रॉन का, तो ये कांस्टेंट है, इसका डायरेक्ट रिलेशन आ गया डेल्टा जी इज इक्वल माइनस NFE, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखिए क्या होता है जब किसी अभिक्रिया को एक गुणांक से यानी किसी फैक्टर से गुणा किया जाता है। अगर किसी कोई रिएक्शन आपको दिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया हो, रिडक्शन वाला दिया हो, मतलब हाफ सेल रिएक्शन अगर कोई दे दिया जाए और उसको अगर किसी कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो क्या चेंजेज आता है, क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, ये चीजें हमको समझनी है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लोग लिखें जिंक वाला केस उठा रहे हैं, जब क्या हो रहा था, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ में जा रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऐसे याद है आपको। तो ये हाफ सेल रिएक्शन है। अब अगर मान लो कि इस रिएक्शन में क्या कर दिया जाए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से कर दिया, मतलब इधर भी ऐसे लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख देता हूँ 2Zn, ऐसा कुछ 2Zn2+ और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ। तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलेगा, तो आंसर है कि यहाँ जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा और यहाँ जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा उसमें चेंजेस आएंगे। तो अगर सुनना, आप रिएक्शन ये वाला है, रिएक्शन ये वाला है, तो आपको अब पता चल गया है कि डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। जल्दी से बताओ क्या रिलेशन है, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, कोई दिक्कत। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो डेल्टा जी होगा उसको डेल्टा G1 बोल देते हैं, और यहाँ पे जो डेल्टा जी होगा उसको डेल्टा G2 बोल देते हैं, डेल्टा G2 बोल देते हैं। जो डेल्टा G2 होगा, अगर आपने इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो दिमाग लगाओ, इसका 2 गुना यहाँ पे वर्क डन होगा। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो होगा डेल्टा G2 जो होगा वो डेल्टा G1 का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये भी 2 गुना हो जाता है। यानी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते थे, डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि यहाँ जो डेल्टा G2 होगा ना, यहाँ जो गिब्स एनर्जी में जो चेंज आएगा ना, वो वहां जो आया होगा उसका क्या होगा, 2 गुना होगा। कुछ ऐसे लिख सकते, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। चलो यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ना, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे E1 है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन वहां E1 मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। अब जरा सोच के बताना, अब सोच के बताना, यहाँ पे अगर मैं रिलेशन यूज करूं डेल्टा जी इज इक्वल माइनस
एफ ई, तो यहां मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अलग है तो N1, F तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, यहाँ भी इसके लिए भी वही रहेगा, इसके लिए भी वही रहेगा, तो F वही रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने क्या माना E1, यहाँ पे डेल्टा G को क्या बोला डेल्टा G1, यहाँ जरा इक्वेशन लिखना यही वाला, तो क्या लिखोगे डेल्टा G2 लिखोगे, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखोगे N2 लिखोगे, F तो वही रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग माने हो तो E2 लिखोगे। क्लियर? हाँ माइनस छूट गया, ये तो बहुत बड़ा गलती हुआ है मेरे से, नहीं होना चाहिए था, माइनस लगा देना, कोई दिक्कत। अब जरा मुझे बताओ, अब जरा बताना क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जो डेल्टा G2 है, ये जो डेल्टा G2 है, इसके जगह पे यहां से मैं लिख सकता हूं क्या 2 डेल्टा Z1 लिख सकता हूं। अब बताना इधर जरा देखो तो, माइनस N2 FE2 है ना ये, तो N2 कितना है जरा बताओगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब वैल्यू पुट करके ही लिखते हैं, चलो N2 कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 4 इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व है 4, यहां जरा बताओगे F की जगह तो F ही रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने जो रिएक्शन यूज किया है ये ऑक्सीडेशन है, ठीक से देखो कौन सा है ये ऑक्सीडेशन है। अगर मैं रिएक्शन रिडक्शन वाला इस्तेमाल करता कि कोई पहले ही प्लस में, कॉपर वाला एग्जांपल याद करो, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता था और Cu में कन्वर्ट कर जाता था, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर हो या इधर हो, आपको वैल्यू प्लस ही इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 2 रखने हैं इनके जगह, और उधर रिडक्शन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन उधर दिख रहा है तो माइनस में रखने हैं, नहीं नहीं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू रखने हैं वो क्या रखने हैं पॉजिटिव रखने हैं, इसके साथ कोई नेगेटिव पॉजिटिव का खेल नहीं खेलना, बस नंबर इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे N2 कितना आ गया 4, F की जगह F, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमने माना था कि अलग होगा तो E2 मान लिया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डेल्टा G1 है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 है, यहां जरा बताना F ही रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1। एक काम करो, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है डेल्टा G1 का, यहां से इस समय इसको समीकरण 1 मान लो, इसको उठा के यहां रख दो, कैसे उठा के उसका रखोगे ना, दिमाग लगाओ कितना आ जाएगा माइनस, कैसे डेल्टा G1 का जगह ये पूरा -2FE1 का उठा के यहां रखोगे क्या हो जाएगा -4F, क्या हो जाएगा बताओ बताओ E1, इधर कितना है -4F E2, बताओ क्या क्या कट गया, जल्दी से बताओ क्या क्या कट गया, माइनस माइनस गया, 4 गया, FF गया, क्या आ गया E1 इज इक्वल E2। E1 क्या था यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E2 क्या था इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों सेम है कि अलग अलग, सेम है। इसका क्या मतलब है कि अगर चेंज इन गिव्स एनर्जी अगर 2 टाइम्स हो गया, या रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। तो अब जो है सो कि क्या होगा जब अभिक्रिया को विपरीत लिखा जाए, यानी व्हाट विल हैपन व्हेन द रिएक्शन इज रिटन इन द रिवर्स मैनर। अगर रिवर्स फॉर्म में अगर रिएक्शन को लिख रहे हो, जैसे आप मान लो कि ऐसा लिखा आपने, ये आपका कि Zn है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2 प्लस में गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करें ऐसे लिख दें कि पहले ही Zn2 प्लस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और ये Zn में कन्वर्ट हो रहा है, ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, एक बता रहा है ऑक्सीडेशन को तो एक बता रहा है रिडक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक होगा सिस्टम पर वर्क डन तो एक होगा बाय द सिस्टम, एक बार सिस्टम वर्क करेगा तो एक बार सिस्टम पर वर्क डन होगा, ऐसा कुछ। तो इसके वजह से एक जगह डेल्टा जी निगेटिव होगा, एक जगह डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। हाँ ये आप कह सकते हो कि जो डेल्टा जी यहाँ होगा वही डेल्टा जी यहाँ होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो बस किया कुछ नहीं गया है, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो ऐसे तीर लगा दो तो क्या हो जाएगा, यही वाला डायरेक्शन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो है तो वही, वर्क डन उतने ही होंगे, डेल्टा जी में चेंज वही आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि डेल्टा जी एक बार प्लस होगा तो एक बार माइनस होगा, बस इस चीज का फर्क होगा। तो अब जो है सो कि अगर हम लोगों का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इसके लिए जो चेंज इन गिव्स एनर्जी है वो अगर डेल्टा जी है, तो यहाँ मैं डेल्टा जी नहीं लिख सकता, यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा जी। आई बात समझ में? यहाँ डेल्टा G1 डेल्टा G2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट नहीं होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा,
बस साइन का फर्क होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब हमें क्या समझ में है, हम डेल्टा जी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट कर चुके हैं। क्या रिलेशन है डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच? तो डेल्टा जी बराबर हमने क्या बनाया है, माइनस एन एफ ई बनाया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अगर मैं बोलूँ ई बोल रहा हूँ, ई वन बोल दूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई टू बोल दूँ, तो आप यहाँ पे ई वन ई टू बोलने के बजाय एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, ई ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। यहाँ पे ई टू का आप क्या बोल सकते हो, ई रिडक्शन बोल सकते हो, क्योंकि ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड का काम करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर E1 है तो आप इसको ई ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, इसको ई रिडक्शन भी लिख सकते हो। तो अगर अब हम इसके बीच रिलेशन जानते हैं तो हम लोग यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल माइनस एन एफ, बताओ क्या, E1, ऐसा कर लें, या ई ऑक्सीडेशन, यहाँ बताओ क्या होगा, डेल्टा जी बराबर क्या, माइनस एन एफ E1 या E2, क्या लिखना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए था। आई बात समझ में? क्योंकि इसका डेल्टा जी तो निगेटिव है, तो अगर यहाँ पे माइनस लगाऊं, या सोचो मैं इधर एक और माइनस लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है समझ में ना? अगर इधर लगा दूं तो कोई समस्या है क्या आपको? गलत हो गया तो खैर कोई बात नहीं है, आप वैसे ही कर लो, इधर ही माइनस लगा लो। अब दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें ना फिर से, तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा लेकिन इधर एक माइनस आ जाएगा, और तो माइनस माइनस एन एफ ई टू कर सकते हो आप। तो क्या कहानी बनेगी बताओ, डेल्टा जी बराबर ये क्या हो जाएगा, एन एफ ई टू होगा। तो अब देखो यहाँ डेल्टा जी बराबर इसके लिए क्या है, माइनस एन एफ ई वन, यहाँ पे क्या है, एन एफ ई टू। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या हुआ, एन एफ दोनों जगह बराबर है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, तो एन बराबर है, दोनों के लिए एफ बराबर है। तो अगर इसको हम लोग मान लें यहाँ पे इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसको मान लें 2, तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हो, यहाँ भी वैसे बना सकते हो कुछ रिलेशन, समीकरण 1 और 2 से क्या बना सकते हो कि माइनस एन एफ ई वन इज इक्वल एन एफ ई टू, ये समझ में आया? तो एन एफ से एन एफ कैंसिल, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज क्या समझ में आई कि यहाँ क्या बनेगा, माइनस ई वन बराबर ई टू। यानी यहाँ जो आपका ये रिजल्ट मिल रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ जो आपको ये चीजें मिल रही हैं, इस बात पे थोड़ा गौर करना, फोकस करना। यहाँ आपको ऐसा मिलेगा माइनस ई वन बराबर ई टू, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई वन बराबर माइनस ई टू, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल करो चलेगा। अब क्या समझ में आया यहाँ पे, मैं बोल रहा था कि E1 को यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ई ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, E2 को क्या बोल सकते हो, ई रिडक्शन बोल सकते हो। यानी जिस मेटल रॉड को आप इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल करते हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का अगर रिडक्शन हो रहा हो, तो उन दोनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो तो सेम होता है, वो तो सेम होता है उनके सोल्यूशन में, लेकिन साइन का फर्क होता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू रिडक्शन के टाइम में भी आएगा, लेकिन साइन ऑपोजिट रहेगा। सही बात समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेशन ध्यान रखना है भी हमको। जैसे आपसे ऐसे पूछा जाए, हमको इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं कि ई, अगर ये ऑक्सीडेशन था तो मैं लिख सकता हूँ कि ई ऑक्सीडेशन बराबर माइनस ई रिडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रख, नोट करोगे इसको। इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो आप उसका क्या बता सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल बता सकते हो। आई बात समझ में? अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव दिया था तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में? ठीक।
तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी रिएक्शन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं करता, ना तो साइन बदलता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू बदलता है। लेकिन अगर उसको रिवर्स करके लिख दिया जाए तो उनके साइन बदल जाते हैं। आगे बढ़े। अब देखो, यदि दो अभिक्रियाओं को जोड़ा जाए तब, इफ टू रिएक्शंस आर एडेड देन क्या होगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिएक्शन है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग सेल बनाएंगे ना, ध्यान सुनो, जब हम लोग सेल बनाएंगे ना तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह रिडक्शन होगा। अगर आपको वो डायग्राम याद हो जहाँ पे दो हाफ सेल हमने बनाया था, दो कंटेनर था, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर Cu2+ का रिडक्शन हो रहा था। तो दो सेल रिएक्शन होंगे और दोनों का हाफ सेल रिएक्शन कहा जाता था, अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर वैसे दो रिएक्शन आपको दिए गए हों और उन दोनों को ऐड किया जाए तो वहां पे क्या रिलेशन होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच, सेल पोटेंशियल के बीच। और याद करो ये सारा कहानी जो शुरू हुआ था कि रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी, उससे पहले मैंने एक बात बोला था कि हाउ टू फाइंड सेल पोटेंशियल। अगर हम एक सेल बना रहे हैं, एक बैटरी बना रहे हो आप, हाफ सेल दो अलग अलग पात्र जोड़ करके, तो उस सेल का सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक बर्तन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका डिस्कशन काफी लंबा हुआ था। और मैंने बताया था कि एरर क्या आता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हो, किसको जीरो मानना है, याद है आपको। लेकिन फिर आया था कि हाफ सेल अगर ये है, दूसरा एक हाफ सेल है, दोनों को कनेक्ट करोगे तो एक सेल बनेगा, उस सेल का सेल पोटेंशियल कैसे आएगा, वो कहानी अब समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है सो कि यदि दो रिएक्शन आपको दिए हो, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे में रिडक्शन हो रहा हो, तो अब आप दोनों को ऐड करके किस तरीके से सेल का सेल पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये जरा देखना। जैसे मान लो एक आधे सेल के अंदर, यानी एक कंटेनर में ये वाला रिएक्शन हो रहा है, Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में जा रहा है और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। पहला रिएक्शन ये हो गया। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी कुछ होगा, तो डेल्टा G1 मैं बोल देता हूं। क्या बोल दिया मैंने, डेल्टा G1। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बनेगा उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को क्या मैं कह सकता हूं, ई ऑक्सीडेशन। बताओ हाँ या ना। यहाँ जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का, क्या इसको मैं ई ऑक्सीडेशन बोल सकता हूँ, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई ऑक्सीडेशन बोल सकता हूँ। अब दूसरा रिएक्शन लिखता हूँ, Cu2+, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अच्छा ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये वही वाले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको जिंक क्या करता है, रॉड पे त्याग करता है। जब तार से कनेक्ट करते हो, तार से उस सर्किट को कनेक्ट कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन घूम कर कहाँ जाते हैं, इस कॉपर वाले रॉड पे जाते हैं। जहां Cu2+ जाके सॉल्यूशन में से डिपॉजिट हो रहा था, वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। याद करो। तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएट है, एक तरह से इंटरमीडिएट है बीच में, जो कुछ बना और फिर उसका इस्तेमाल भी हो गया। तो वो सेल रिएक्शन में नहीं दिखेगा, फाइनल रिएक्शन में नहीं दिखेगा, पहले भी ये बात बता चुका हूं। तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो इसका भी कुछ होगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो डेल्टा जी। लेकिन इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा, तो डेल्टा G1 इसका डेल्टा G2 मान लेते। क्लियर है। अब इसका डेल्टा G1 इसका डेल्टा G2, इसका बताओ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा इसको क्या बोलेंगे, ई रिडक्शन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं ई रिडक्शन। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो जैसे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आप बताओ, एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर है, देख लो। अगर बराबर नहीं होते तो करना पड़ता, अगर है तो ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या लिखा जाएगा बताओ, Zn प्लस Cu2+, Zn प्लस Cu2+, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, Zn2+ प्लस Cu। और बेटर ये होगा कि इन सबको जो है सो कि अगर आप इसका फेज भी लिखो, जैसे सॉलिड फेज में होगा, ये एक्वस फेज में होगा, ये कहाँ आ जाएगा, एक्वस फेज में। और यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। यहाँ भी आप ये सब लगा सकते हो साइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, ये बताओ, ये आपका सेल रिएक्शन क्या है, बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग सेल अभिक्रिया। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर एक रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन वाला है, एक रिएक्शन आपका रिडक्शन वाला है, तो दोनों को जोड़ो, और तब जोड़ो जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर दिखे, ना दिखे तो एक
कोफिशिएंट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए और उनको कैंसिल करो और फिर ऐड करो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, रिडक्शन वाला रिएक्शन, तो आपको मिलेगा एक सेल रिएक्शन। ये इस पे क्वेश्चन आते भी हैं कि सेल रिएक्शन आपको लिखने होते हैं, मैं अभी दूंगा भी आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सेल रिएक्शन जो है सो कि ऐसे लिखते हैं, ये हो गया सेल अभिक्रिया। अब ये जो बना इस रिएक्शन का जो गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी होगा इसका कुछ अलग होगा, और इसका कितना होगा ये बात आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ, कितना होगा बताओ। इसके लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, सोचो और आंसर करो। और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलोगे, आप सेल पोटेंशियल बोलोगे, क्योंकि इन दोनों से क्या बन चुका है, सेल बन चुका है। तो अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं रह गया, क्या रह गया, सेल पोटेंशियल रह गया। लेकिन आप ये बताओ कि डेल्टा जी जो होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको डेल्टा जी थ्री बोल दूं, इसके लिए यहाँ जो गिब्स एनर्जी में चेंज आएगा इसको डेल्टा जी थ्री बोल दूं, तो डेल्टा जी थ्री कितना होगा, तो बोलो दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा और अच्छा बोलते तो अच्छा लगता, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का एडिशन। अरे एक तरह का इसको समझ लो, यहाँ जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, मैं फाइनल रिएक्शन में पूछ रहा हूँ टोटल कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को जोड़ दो, यहाँ वाला क्या कर दो आप, ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो डेल्टा जी थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, जो डेल्टा जी थ्री है हमारा वो इसके इक्वल हो जाएगा, जो डेल्टा जी थ्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जैसे कि यहाँ पे डेल्टा जी थ्री को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बीच कुछ रिलेशन था, क्या था बताइए, डेल्टा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन सब के बीच कुछ रिलेशन है, हाँ। तो अगर यहाँ पे ये सेल पोटेंशियल का चेंज इन गिब्स एनर्जी है तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, एन एफ, अभी यहाँ पे N1 लिखता हूँ, समझाता हूँ N1 क्यों लिख रहा हूँ, N1 F माइनस लगा दे क्या, माइनस N1 F, क्या बताओ, ई सेल, ना तो अब यहाँ ई ऑक्सीडेशन लिखाएगा ना रिडक्शन लिखाएगा, यहाँ पे ई सेल लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो एक और बात होता है, लोग कंफ्यूजन हो जाता है ना कि सर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हो, यहाँ पे, अरे भैया ध्यान रखना, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि ये उसी के सॉल्यूशन और उसी के मेटल रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ भी ये उसी का सॉल्यूशन उसी के मेटल रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे आपने हाफ सेल ये बनाया था, हाफ सेल ये बनाया था, अब इसका जो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ध्यान रखना। तो एक तरह से मैं कहूं तो आप पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है उसको आप रिलेट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करते हो डेल्टा जी के साथ। तो यहाँ पे माइनस एन एफ ई सेल माइनस N1 F ई सेल, इसके लिए लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, माइनस N2, क्या बोलो एक काम करते हैं, यहाँ 3 है तो 3 ही लिखते हैं, कंफ्यूजन कम रहेगा, कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ डेल्टा G1 है तो क्या लिखते हैं, N1 F ई ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन था ना इसका, तो ऑक्सीडेशन लिख दो, प्लस इसका बताओ माइनस N2 F ई रिडक्शन, चलेगा। अभी देखो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, F सब में है, देख लो सही से, F सब में है, F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा निकल के, माइनस तो तीनों में है वो भी खत्म हो जाएगा। एक चीज और देखो, N1 N2 N3 कहानी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से जानना चाहता हूं N1 का वैल्यू कितना है, देख के बताओ N1 कितना है। N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो N1 भी 2 है, N2 का वैल्यू भी 2 है, N3 बताओ कितना होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, इसमें कितने जो है सो कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। एक याद करो, एक लाइन मैंने लिखवाया था कि सेल रिएक्शन में
इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं। याद करो, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं देते, मौजूद नहीं होते, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? कोई कह रहा है 4। 4 कैसे यार? 2 ही है ना, 2 ही है, ठीक से देख लो। ऐसा नहीं लग रहा है ये 0 से +2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया, ये 2 प्लस से 0 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना भाई। क्या समस्या है? 4 कहां से आ गया? 2 ही इन्वॉल्व है ना, कि 4 इन्वॉल्व है? 2 ही है। कितना है? 2 ही इन्वॉल्व है। तो ये आपको दिख नहीं रहा है और दिखाना भी नहीं है, सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखाने भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अभी समझ में आया? अगर वो नहीं दिमाग में रखते ना कि इन्वॉल्व होते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे ढूंढते रहते हैं, दिख ही नहीं रहा है, 0 दिख रहा है। तो आई बात समझ में? तो कई लोग 0 भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, इन्वॉल्व होना और दिखना दोनों अलग अलग बात है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो आपका N3 का वैल्यू भी 2 होगा, N1 का वैल्यू भी 2 है, N2 का वैल्यू भी 2 है। मुझे लगता है अब आपको सारी बात समझ में आ गई है। तो अगर N1 यहाँ पे N2 और N3 ये तीनों बराबर हैं और वो किसके बराबर है? तो मुझे लगता है यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी 2, सब तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बनना चाहिए? ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अब देखो ये ई ऑक्सीडेशन क्या है बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इस सेल का था, इस सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, आपका क्या मिल जाएगा? ई सेल मिल जाएगा, मतलब सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। और सेल का पोटेंशियल मिलने का मतलब कि जो बैटरी बनाया हो, जो सेल बनाया हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो मिल जाएगा। क्या बोलते हो ना कि 5 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट की आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप क्या बोलते हो? जैसे हम लोग टॉर्च में जो 1.5 वोल्ट का जो सेल यूज करते हैं, एवरेडी निपो बैटरी देखा होगा आपने, तो जो 1.5 वोल्ट उसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या बोलते हो आप? उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है वो। उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस है वो, क्या है? ई सेल है। ये बात आपको समझ में आई? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे इलेक्ट्रोड का अगर ऐड कर दोगे तो उस सेल का सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। अब समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो ई सेल बराबर ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले आप इसको इतना कर लीजिए, चाहे 1 मिनट रुक जाइए, अभी थोड़ा और इसके आगे एक डिस्कशन कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट्स व्हाई डेल्टा जी लेस देन 0 एंड देयरफॉर ई यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल ग्रेटर देन, यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए था, ई सेल होना चाहिए था, मैं सेल लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और कई बार ना ये फॉर्मूला जो है, सो कि ये जो यहाँ पे सूत्र लिखा जा रहा है, कौन सा? ये वाला, ये कहीं आपको हो सकता है प्लस दिखे, माइनस दिखे, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे माइनस क्यों लग रहा है। तो अभी अभी आप ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कहीं यहाँ माइनस दिख रहा होगा ना, तो ध्यान रखना ये माइनस तभी आएगा जब ये ई रिडक्शन आएगा, किसी ने इसको ई ऑक्सीडेशन लिख दिया होगा इसको भी। क्योंकि अभी अभी आप क्या सीखे हो कि किसी रॉड का, किसी मेटल रॉड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और उसी का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक दूसरे साइन में क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। नहीं है समझ में? तो कोई यहां भी माइनस कर सकता है, कोई यहां भी माइनस कर सकता है, तो कई तरीके से फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। आप देख देख के पगला जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप वो कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हो, कैसे खत्म कर सकते हो, ये ध्यान रखना कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या करना है, नहीं करना है। तो ये लाइन आपको हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि जो आप ये काम कर रहे थे शुरू में, जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे, कि ZnSO4 सॉल्यूशन में आप जिंक मेटल को डिप करते हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डिप करते हो, और उनको जो है सो कि वायर से कनेक्ट करते हो, वायर से कनेक्ट करते हो, और जैसे ही आप स्विच मतलब ऑन करते हो, सर्किट पूरा करते हो, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली करंट शुरू हो जाता है या हमको कुछ और करना पड़ता है? अपने आप करंट शुरू हो रहा था या हमको कुछ करना पड़ता था? मैं फिर से बना के बताऊं क्या? ये क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यहाँ पे सॉल्यूशन किसका था? ZnSO4। यहाँ पे किसका था? CuSO4। यहाँ पे कौन सा मेटल रॉड था? जिंक डिप था। यहाँ पे कौन सा मेटल रॉड था? कॉपर था। तो यहाँ पे अपने आप क्या होता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये सॉल्यूशन कैसा रहता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, Cu2+ यहाँ से निकल के आता है, इस पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और यहाँ पे क्या आता है, प्लस प्लस। याद करो सही से, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, कितनी बार तो लिख चुके हम लोग। यहाँ पे ऐसा होता है कि Zn2+ में जाता है और रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है ना, बोलो। और यहाँ सॉल्यूशन से Cu2+ निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद क्या बन जाता है, Cu बन जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन दोनों मिलकर के जो सेल बना है उसका सेल पोटेंशियल फाइंड कैसे करना है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था, दोनों को ऐड कर दो, फॉर्मूला आ गया है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो, अगर इन दोनों को, एक यहाँ स्विच लगा दिया मैंने, अभी ऑन करना बाकी है, तो अगर मैं एक स्विच लगा के ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ या गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, तो जैसे ही स्विच को ऑन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, करंट अपने आप आता है या फिर कुछ करना पड़ता है, अपने आप आता है। तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं, जो स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ध्यान रखना कि जो डेल्टा जी होता है ना, वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो है डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ये ऑलवेज निगेटिव होता है। तो अब ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब आपको एक चीज पता है कि अगर ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, गैल्वेनिक सेल जब हमको करंट देता है तो अपने आप देता है, हमको बस सर्किट को कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 से कम होता है। तो ई सेल आप सोच सकते हो कि हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या रिलेशन पढ़ा बताओ, डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, माइनस NFE, आपने यही पढ़ा है। तो अगर ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये निगेटिव हुआ, अगर ये निगेटिव हुआ तो सोच के देखो, अगर ये हमेशा निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये कब पॉसिबल है, ये निगेटिव हमेशा कब रहेगा, जब ये हमेशा पॉजिटिव रहे। सोचो सोचो, जिस दिन ये निगेटिव हो गया, आराम से सोचो, जिस दिन ये निगेटिव हो गया, इस माइनस में मल्टीप्लाई कर इसको पॉजिटिव कर देगा। नहीं आ रहा समझ में। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा ये क्या रहना चाहिए, निगेटिव रहना चाहिए। तो ये जो माइनस दिख रहा है ये बचा रहना चाहिए, कब तक बचा रहेगा, अरे भाई n के साथ आप खेल नहीं सकते, मैंने पहले ही बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रखना है, प्लस में रखना है, वो चाहे लेफ्ट साइड दिखे या राइट साइड दिखे। एफ क्या है आपको पता है, एफ क्या है, कितना वैल्यू था इसका, 98,500 कूलम। ये तो चार्ज है ना भाई, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें सोचना ही नहीं, बचा ई और इधर डेल्टा जी। अब मैं कह रहा हूं कि हमेशा हमको निगेटिव ही चाहिए, तो ये हमको हमेशा अगर निगेटिव ही चाहिए तो इधर माइनस NF दिख रहा है, इसका मतलब ई कैसा होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमेशा प्लस में रहेगा, तभी ये पूरा रिजल्ट किस में रहेगा, माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं आ रहा समझ में, बात पल्ले पड़ी। तो ये ध्यान रखना कि गैल्वेनिक सेल जो हमको करंट देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः होता है, अपने आप होता है। और उसके लिए ये बात ध्यान रखो, ठीक है, कि डेल्टा जी जो होता है वो 0 से छोटा होता है, निगेटिव होता है। तो अगर डेल्टा जी और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है, या सेल पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन है, तो ध्यान रखना इस बात का कि ये निगेटिव तब तक रहेगा जब तक ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कभी निगेटिव होने, ये कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता, हमेशा निगेटिव रहेगा। तो इसको पूरा निगेटिव रहना पड़ेगा, और इसको पूरा निगेटिव रहने के लिए इसको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नहीं है समझ में। तो इसका क्या मतलब है, यहां से ये समझ में आना चाहिए कि हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया, हमने जो सेल का जो सेल पोटेंशियल यहाँ पे डिफाइन किया, वैल्यू चाहे इन दोनों का कुछ भी हो, फॉर्मूला कुछ भी लिखो, वैसे गलती नहीं लिखना है, इसका जो भी है कैलकुलेशन हमेशा इसका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे ई सेल का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। गैल्वेनिक सेल के लिए सेल पोटेंशियल हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब हो सकता है कि इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव हो, एक वैल्यू निगेटिव हो सकता है एक वैल्यू क्या हो, इसमें इन दोनों में कोई एक प्लस हो सकता है, कोई एक माइनस हो सकता है, लेकिन दोनों का सम अप करने पे रिजल्ट फाइनली क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हमको इससे मतलब है ये पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हाँ, अगर दोनों निगेटिव हो गया तो सर क्या करेंगे, तो दोनों निगेटिव होगा तो निगेटिव में रिजल्ट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हो गलती, तो पता है आपने गलती क्या करी है, गलती ये करी है कि जहां ऑक्सीडेशन आपने दिखाया है वहां पे एक्चुअल में हो रहा होगा रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होना चाहिए वहां पे होगा ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में, आपका आंसर अगर माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, आपने इसको निगेटिव कर दिया, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन का जगह आपने रिडक्शन को कर दिया, रिडक्शन वाला ले लिया वैल्यू, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन कर लिया, इसलिए आपका पूरा निगेटिव में आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये करना हो गया।
अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर जाके ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड सेल रिएक्शन। क्या बनाना है? सेल रिएक्शन। मुझे बताओ सेल रिएक्शन कैसे बनता है? सेल कैसे बनाता है? दो हाफ सेल मिला के बनाते हैं। एक जगह तय है कि ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह रिडक्शन होगा। तो एक जगह ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह रिडक्शन होगा, तभी सेल बनेगा, और उसी से हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन चाहिए और रिडक्शन वाला रिएक्शन चाहिए। ध्यान से देखो, इसमें कोई भी रिडक्शन वाला रिएक्शन नहीं है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किसको ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन रखना है और किसको रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? और करना है कि नहीं करना है वो अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन कह रहा है फाइंड सेल रिएक्शन, तो पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कि सेल रिएक्शन हमको एक लिखना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया भी था, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन दिया था, एक रिडक्शन वाला दिया था, दोनों को जोड़ दिया हमने, एक सेल रिएक्शन मिल गया। तो ऐसा कुछ हमको करना है, ऐसा सेल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो वापस आते हैं, अगला कह रहा है कि जो सेल आप बनाओगे, जो सेल रिएक्शन बनाओगे, उसके लिए आपको ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला हमको मिल गया है। क्या मिला है बताओ? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ठीक है। ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल्स, मतलब इसमें तीन जो हाफ सेल दिए, ध्यान से देखो, ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन दिया है, सिर्फ ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। या कोई रिडक्शन वाला भी दिया रहता तो भी हाफ सेल ही कहलाता। ये तीनों क्या है? हाफ सेल है। तो कह रहा है कि इसमें से किसी भी दो को उठाओ और आपस में कनेक्ट करो और एक सेल बनाओ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर तीन मैंने हाफ सेल रिएक्शन दिए हैं तो कितने सेल बना सकते हैं आप? दो दो को कनेक्ट करके आप कितने सेल बना सकते हो? तीन बना सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहला और दूसरा कनेक्ट करेंगे तो एक सेल बन सकता है, पहला और तीसरा करेंगे तो एक बन सकता है, फिर दूसरा और तीसरा करेंगे तो एक सेल बन सकता है। तो पहले तो कंफर्म होगा सेल कितने बनेंगे? तीन। तो तीन सेल के लिए हमको तीन सेल रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, और तीनों ही कंडीशन में हमको ई सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तीनों सेल का सेल पोटेंशियल हमको निकालना पड़ेगा। तो अब यही कह रहा है कि फाइंड सेल रिएक्शन यहाँ पे, एंड ई सेल ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी दो को कनेक्ट करो और उसके लिए सेल रिएक्शन लिखो, उसका सेल पोटेंशियल बताओ। फिर दूसरे दो को कनेक्ट करो, उसके लिए सेल पोटेंशियल बताओ, सेल रिएक्शन बताओ। फिर तीसरे बार में करो, दो कनेक्ट करो, उसका सेल पोटेंशियल बताओ, सेल रिएक्शन लिखो। आई बात समझ में? तो पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और तीनों केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तीनों केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, कौन सा? ऑक्सीडेशन है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसको क्या बोलोगे? ई ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे आप? ई ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे ये कौन सा दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन है, तो ये भी है ई ऑक्सीडेशन। ये भी क्या है? ई ऑक्सीडेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो अब किसी दो को पकड़ते हैं, जैसे पहला और दूसरा वाला पकड़ लेते हैं, और हम लोग एक सेल बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर पहला और दूसरा वाला हम लोग पकड़ लें और इन दोनों से सेल बनाने चलें, तो पहला वाला मैं उठाता हूँ, चलो ए बी सी कर लेते हैं, ए फर्स्ट में सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट वाले में हम लोग कनेक्ट करते हैं वन और टू को, एक और दो को मिला के बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ ये कैसे पकड़ में आएगा? तो यहां से ध्यान सुनना, ई सेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जल्दी से बताओ। ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अब मैं कनेक्ट किन दो को कर रहा हूं बताओ? पहला और दूसरा को कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये कितना पे है बताओ? अरे बोलो, ये प्लस में है ना वैल्यू, इसका ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये भी क्या है? ये माइनस में है, प्लस में नहीं है। ये किस में है? माइनस में है। तो अब मुझे ये सोचना है, ये सोचना है कि अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये भी दिया है, तो किसी ना किसी एक का हमको रिडक्शन पोटेंशियल तो चाहिए, क्योंकि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, अब आपको सोचना ये है कि किसको हम लोग रिडक्शन वाला जो है क्या बोल रहे हैं, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ले, इसका या इसका? तो अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ही होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? जो पहले पढ़े वो सबका यूज आ रहा है, समझ आ रही बात? तो सोच के देखो, मैंने बोला था यहाँ पे कि जो ई सेल होगा ये कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर वो निगेटिव नहीं आना चाहिए तो मुझे बताओ किसको रिवर्स करने की जरूरत है?
ऊपर वाला अगर रिवर्स कर दूं मैं तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन हो तो जाएगा, तो हमारा एक सेल बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीडेशन हो गया, एक रिडक्शन हो गया, लेकिन ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ऐड करूंगा तो ई सेल का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी हमने उल्टा कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। जो ऑक्सीडेशन था उसको हमने रिडक्शन कर दिया, जबकि ऑक्सीडेशन ही सही था, और जो ऑक्सीडेशन था इसका रिडक्शन हमको करना था। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल करूं, इस रिएक्शन को उल्टा लिखूं, इसका इसका रिडक्शन वाला फॉर्म लिख दूं, तो क्या होगा, ये माइनस वाला क्या दिखेगा हमको, प्लस में दिखेगा, और फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल में ऐड करूं तो ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, तो ई सेल का वैल्यू प्लस में आएगा। यानी रिवर्स करना हमको इसको पड़ेगा, इसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, ऊपर से जा रहा है, सच में आ रहा है? तो इसको रिवर्स करेंगे, अगर इसको रिवर्स करोगे तो ध्यान रखना इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, ये तीर ऐसे घुमा के सोच लो, तो क्या करोगे, बस अब यहां लिख सकते हो, अगर एक और दो कनेक्ट कर रहे थे तो ऐसे आप लिख सकते हो कि Zn किस में जा रहा था, Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर किसको, Cu, तो यहाँ क्या लिखूंगा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये रिडक्शन वाला लिख रहा हूँ रिएक्शन, ठीक है, तो क्या बनेगा ये Cu। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो दो इलेक्ट्रॉन बराबर हैं ही, वो कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, और इधर क्या बनेगा, Zn2 प्लस प्लस Cu। ये रहा आपका क्या, जल्दी बताओ, ये आपका रहा सेल रिएक्शन। आया समझ? अब बारी आती है सेल पोटेंशियल की, तो ई ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडेशन रह गया, तो इसका कितना था 0.74, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया ही था तो रख दो, प्लस ई रिडक्शन, इसका रिडक्शन चाहिए, लेकिन दिया क्या था, दिया ऑक्सीडेशन था, हमको क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए, तो अगर हमको रिडक्शन चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो उसका साइन ऑपोजिट कर दो, कितना था वो 34 था ना, तो प्लस 0.34, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो 0.34 रख दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 6 था यहाँ पे, अच्छा 7 6 था यहाँ पे, ओह तो गलती हो गया, 0.76 जोड़ो 1.1 आ जाना चाहिए, कितना आना चाहिए, आई बात समझ में? यानी यानी अगर आप जिंक वाला हाफ से ले लो, जिंक मेटल वाला हाफ से ले लो, और कॉपर मेटल वाला हाफ से ले लो, और दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो इस सेल का सेल पोटेंशियल कितना वोल्ट हो जाएगा, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। और सेल पोटेंशियल, फिर से बोल रहा हूँ, सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं होते, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हो तो मेटल रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जब सेल पोटेंशियल की बात करते हो तो दो अलग अलग हाफ सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके पोटेंशियल डिफरेंस की बात चल रही होती है। आया समझ? कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है अगर एक मैंने बना दिया तो दूसरा आपसे बनना चाहिए, तो एक आप खुद बनाओ, और इस बार आप, मैं कहूंगा आपसे कि ये पहला दूसरा हमने कनेक्ट कर दिया, अब दूसरा तीसरा कनेक्ट करके बना के बताओ कितना होगा, पहले ये नोट कर लो, फिर दूसरा और तीसरा कनेक्ट करके बनाइए आप। सुनो ना, ये दूसरा तीसरा वाला बनाया आपने, कितने लोग बनाए हाथ उठाओ, ये दूसरा वाला तीसरा वाला कनेक्ट करके बनाया आपने, किसको रिवर्स करना था, ठीक, बी नंबर। अगर हम लोग दूसरे रिएक्शन को तीसरे रिएक्शन के साथ कनेक्ट करें तो क्या बनेगा बताओ, दूसरा रिएक्शन क्या था बताओ, Cu, Cu जा रहा था, लिखा तो ऐसे था ना, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, देखो इधर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ना, और ये क्या आयरन वाला क्या दिया था, 2 प्लस में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई ऑक्सीडेशन कितना दिया है 3 4, यही था ना, इसका ई ऑक्सीडेशन कितना था 0 पॉइंट, किसको रिवर्स करना है, इसको करना है, इसी को ना करना है, तो ऐसे कर दो अब, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और किस में जाएगा ये Cu में, तो इसका जो ई रिडक्शन हो जाएगा कौन सा, इसका साइन बदल दो, कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा। सेल रिएक्शन चाहिए तो जोड़ दो, किसको जोड़ोगे, ऊपर वाला नीचे वाला या ये वाला, ये वाला, ये वाला ना, एक रिडक्शन वाला एक ऑक्सीडेशन वाला, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है, कट जाएंगे,
कितना आएगा बताओ? Fe प्लस Cu2 प्लस, इधर बताओ, Fe2 प्लस में जा रहा है और ये Cu, चलेगा? ये क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया। और हमको क्या चाहिए फिर, ई सेल। क्या चाहिए? ई सेल। कितना आ जाएगा बताओ? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो ई ऑक्सीडेशन कितना है, किसका ऑक्सीडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसका ना। तो 0.44 प्लस ई रिडक्शन कितना, 0.34 ऐड कर दिया जाए, 0.78 वोल्ट। भारी है क्या? तीसरा बन जाएगा, कर लोगे? ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में।